गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। चलिए, जितने बच्चे लाइव हैं सबसे पहले तो कमेंट करके आप लोग बता देंगे कि क्या मेरी वॉइस क्लियर है, ताकि अपन क्लास जल्दी से स्टार्ट कर सकें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को गुड इवनिंग। एक बार कमेंट करके मेरे को बता देंगे कि क्या मेरी आवाज सही से आ रही है। हाँ जी मैडम, फाइनली आ गई। चले, तो अभी अपने को क्या देखना है, आज अपन हिंदी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ ठीक, तो हिंदी आज अपन हिंदी देखने वाले हैं और हिंदी के बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो अपने को कवर करना है। तो जल्दी से बच्चे लाइव आ जाएं, जितने लोगों को लाइव आना है। यार मेरा आंख एक्चुअली जल रहा है, पता है, धूल वूल पड़ा होगा और आकर एकदम फटाफट से नहा ली, उसके बाद फिर लेट हो रहा था तो जल्दी 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 निकल गई, अच्छे से आइस को भी नहीं धोई, एकदम ज़्यादा जल रहा है। ताजगी ताजगी का एहसास हो रहा है ना, इसीलिए अच्छी लग रही हूँ। नहा तो कर तुरंत आई हूँ इसलिए। ना ना, ये तो धूल के आई फ्लू नहीं है भाई, ये आपके धूल डस्ट कुछ। हाँ जी, चलिए बहुत हो गया बातें, किया जाए अब थोड़ा सा क्लास स्टार्ट। तो बच्चे आ चुके हैं क्या लाइव? जितने बच्चे लाइव आ गए हैं एक बार श्योर हो जाएं आप कि क्या आपने लाइक का बटन प्रेस किया है, और जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने लाइक का बटन प्रेस नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए, ताकि इक्वल इक्वल दिखने लगे। और अपन क्या करें, हमारे कोरबा में धूल डस्ट है, पर हमारे कोरबा के धूल डस्ट को हमारी आदत हो गई है, बिलासपुर के धूल डस्ट को नहीं हुआ है ना हमारा आदत, इसीलिए चुभ रहा है वो, समझ रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हमारा आज का क्लास। आज अपने को क्या देखना है, ये थंबनेल देखकर मजा आ गया, एकदम एकदम प्रहार करना है, टूट पड़ना है एग्जाम के ऊपर की, बिल्कुल फोड़ के आएंगे एक बार ऐसा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये रहा आपका पहला प्रश्न, जो कि आप लोग को अच्छे से मे भी नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा ना, अभी दिख रहा है। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन बोला जा रहा है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, छोटा कर देती हूँ यार, ज्यादा अच्छे से दिखेगा तुम लोग को। चलो जल्दी से बताओ, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? चलिए बताइए जल्दी से। वह जिसका उपयोग या जिसका उच्चारण आप स्वतंत्र रूप से करते हैं और व्यंजन का उच्चारण करने में जिसके हेल्प की जरूरत पड़ती है, उसे क्या कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा स्वर, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? स्वर कहा जाता है। चीजें क्या हमारी क्लियर हैं? तो स्वर ही एक ऐसा वर्ण है पूरे वर्णमाला में जिसमें हम क्या करते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जिसका उच्चारण करते हैं। व्यंजन के साथ तो हमेशा स्वर लगा ही लगा रहता है। अच्छा, जब स्वर की बात आ गई तो आपको पता होना चाहिए कि स्वर की संख्या कितनी होती है बेटा? 11 होती है। चीजें क्या यहां तक हमारी क्लियर? आगे बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? चलिए बताइए, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? तो हमने पढ़ा है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को वर्णमाला कहते हैं, यही हमने पढ़ा है ना। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पे वर्णमाला दिख रहा है तुम लोगों को? नहीं दिख रहा ना। क्या बोल रहे हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या अनुस्वार कहते हैं? क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या लग रहा है? इसीलिए बोलती हूं हर लाइन को, हर सेंटेंस को अलग अलग टाइप से कैसे पूछा जा सकता है, इसको एकदम ध्यान में रखते हुए आप लोग बातों को पढ़ा करें, समझा करें, सुना करें, ठीक है। ए गलत है, सबका गलत है, मैक्सिमम बच्चे इसका गलत आंसर कर रहे हैं, तो एकदम ध्यान देंगे। एक से अधिक वर्णों के मेल को बेटा व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि मैंने अभी बताया ना, स्वर हो नहीं सकता, क्योंकि स्वर तो स्वतंत्र होता है क्या?
ठीक है, तो यह चीजें अपने को याद रखनी है। व्यंजन, व्यंजन में हम एक से ज्यादा स्वर को भी जोड़ सकते हैं, जोड़ करके बना सकते हैं। इसी वजह से आपको ध्यान रखना है कि जो व्यंजन है, ठीक है, मैडम जी मैं मध्य प्रदेश से हूँ क्या यह, हाँ हिंदी तो सभी जगह के लिए ना, हिंदी में कोई बाउंडेशन नहीं रहता कि हिंदी के ये चैप्टर सीजी में आएंगे, ये चैप्टर महाराष्ट्र में आ जाएंगे, ये एमपी में, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी की क्लास है, हर कोई देख सकता है, क्लियर है। सिर्फ आपकी महिला पर्यवेक्षक वाले ही देखेंगे ऐसा नहीं है, हर कोई बंदा जो किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहा है बिल्कुल आप वो देख सकते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, व्यंजन हो जाएगा। व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन की संख्या होती है 33। कितनी होती है बेटा, 33 होती है। कितनी होती है मैडम जी, आपको नींद नहीं आता कि आज बहुत आ रहा है, क्योंकि आज हो गया है एक्चुअली थकावट मेरे को, ठीक है, और इस वजह से आ रहा है, आज तो थोड़ा सा नींद आ रहा है। ठीक, चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। चीजें क्लियर, स्वर की संख्या मैं आपको बता दी हूँ 11 होता है, अक्षर की संख्या पूछे तो 52 होता है, ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। अनुस्वार कितने होते हैं, अनुस्वार की संख्या कितनी होती है, कमेंट करके बताओ मेरे को जल्दी से। चलिए आगे बात कर लें, अरे नहीं लग रही हूँ थके हुए, एकदम फ्रेश लग रही हूँ, इसी वजह से तो शार ले ली। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने, बोला जा रहा है जिसे जाना ना जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग करो। चलो यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है, जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अज्ञेय कहते हैं या अजेय कहते हैं, दो ही ऑप्शन रखा है मैंने आपके सामने, ठीक है। जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहा जाता है, ना जी मैं वापस कुरबा आ चुकी हूं और कुरबा में हूं अभी, ठीक, बताइए जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अज्ञेय कहते हैं या फिर अजेय कहते हैं, तो जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहा जाता है बेटा। चीजें क्या क्लियर हमारी, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने, ठीक है, बोल रहा है दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग कर देना, मतलब दूसर के बारे में सोच सोच करके अपना जीवन त्याग कर देना, दूसर के हित के बारे में सोच करके अपना जीवन त्याग देना, इसको क्या कहा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्षणभंगुर कहते हैं, ठीक है, या फिर आत्मोत्सर्ग कहते हैं, या फिर चिकित्सु कहते हैं, या फिर शैव कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देता है उसे क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 को आंसर दो फटाक से एकदम, क्या कहते हैं, बी बी बी, वेरी गुड, सभी का सही आंसर आ रहा है बेटा। तो जो अपने आप को त्याग दे, किस लिए, दूसर के हित के लिए, उसे क्या कहा जाता है, आत्मोत्सर्ग कहा जाता है, आत्मोत्सर्ग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आत्मोत्सर्ग कहा जाता है। चीजें हमारी यहां तक क्लियर हो गई। चलिए आगे बात कर ले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है आपका, पाप करने वाले, क्या बोल रहे हैं मैडम जी, मैं आपको युवा का ऑनर समझ रही थी, अरे यार, ठीक, तृप्ति ट्यूटोरियल के ऑनर हूं मैं, ठीक है। चलिए आते हैं, देखिए क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। एक शब्द होता है ना, हमने पाप किया, हमको गलती रियलाइज हो रही है, तो पाप करने के बाद स्वयं को दंड पाना, इसे क्या कहा जाता है, इसके लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए हम प्रायश्चित शब्द का प्रयोग करते हैं। देखो कंफ्यूज हो गए ना मैक्सिमम बच्चे, पश्चाताप शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रताड़ना शब्द का प्रयोग करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। बोला जा रहा है पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इसको क्या कहा जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज है भाई, ठीक है। जो मेरे को आंसर आप लोग का दिख रहा है, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को मजा नहीं आ रहा है। मजा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि बच्चे 550 लाइव जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरे को लाइक उतना नहीं मिला है, इसलिए मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में। तो तुम लोग को अगर पढ़ने में मजा आ रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करो, और मुझे दिखना चाहिए, मेरे को भी तो मजा आना चाहिए ना तुम लोग को पढ़ाने में। खाली तुम ही लोग पढ़ने में मजा लोगे तो कैसे बनेगा। तो जितने बच्चे लाइव है सेशन को जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरे को भी अच्छा लगे। नहीं तो इस कंफ्यूजन में तुम लोग को रख दूंगी, ठीक है, कि पश्चाताप होगा या प्रायश्चित होगा, देख लो। नहीं तुम लोग कंफ्यूज ही रहो, बीच में ऐसे लटका दूंगी, ठीक है, सोचते रहो प्रायश्चित या पश्चाताप, प्रायश्चित या पश्चाताप, ठीक है।
अभी क्लास स्टार्ट हुई है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, बस 10 मिनट हुआ है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा पश्चाताप करना। प्रायश्चित करना ये अलग चीज हो जाता है, प्रायश्चित करना ये अपने मन की फीलिंग होती है, लेकिन जब आप अपने आप को सजा दो ना, अपने आप को जब आप दंड देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो अपने आप को जब दंड देते हैं तो उसको हम पश्चाताप करना कहते हैं। आगे क्या अपने को समझ में? जैसे कि मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है तो मैं एक टाइम का खाना खाना बंद कर दी, तो मैंने अपने आप को दंड दिया, तो यह पश्चाताप होना कहलाता है। आगे क्या आपने वो समझ में? चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने, मराल। बढ़िया प्रश्न है, चलो बताओ, ये आया हुआ एग्जाम में आपके, ठीक है। मराल निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? मराल किसको कहते हैं हम? मराल शब्द का प्रयोग किसके लिए हम करते हैं? जल्दी से बताइए, मराल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मेरे को पता था, मेरे को बहुत अच्छे से पता था, और तुम लोगों से मेरे को यही उम्मीद थी कि मैक्सिमम बच्चे मोर ही बोलेंगे। क्या करोगे? म से म को मिला दिए, म से मराल और म से मोर, हो गया। कैसे? मुझे पता था। तो इसका सही आंसर होगा बेटा हंस, ठीक है। जिसको नहीं पता रट लो, क्या हो जाएगा? मराल किसे कहा जाता है? तो मराल हंस को कहा जाता है, और याद रखेंगे हंस को ही मराल कहा जाता है। राज हंस जैसे शब्द का भी प्रयोग हम इसके लिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा? मराल किसे कहा जाता है? मराल हंस को कहा जाता है। बात क्या हमारी क्लियर हो गई? आगे बात कर ले। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं? अब देखो यहाँ पर दो जोड़ी दिया हुआ है, ठीक है। अब दोनों जोड़ी को देखो और दोनों जोड़ी को देख करके बताओ कि कौन सा परस्पर पर्यायवाची है। पर्यायवाची इन सेंस दोनों का अर्थ सेम निकलना चाहिए, ठीक है क्या? चलिए जल्दी से बताइए, तो इसमें से कौन सी जोड़ी है जो सुमेलित है, मतलब दोनों का अर्थ सेम है? तो यहाँ पर है मार्तंडा और भास्कर, ठीक है। दूसरे नंबर पर है चंद्रमा और चपला। तीसरे नंबर पर है अग्नि और अनिल, ठीक है। और चौथे नंबर पर है व्यम और कौमुदी। सी होगा ना? अच्छा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। मार्तंड मतलब भी सूर्य को बोला जाता है और भास्कर भी सूर्य को कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मार्तंड मतलब भी सूर्य होता है और भास्कर मतलब भी सूर्य होता है। चीजें क्लियर है? लेकिन जितने बच्चे सी बोल रहे हैं, पहले मैं ये डाउट क्लियर कर दूं कि मैडम अग्नि को तो अनिल कहा जाता है। जी नहीं, अनिल कहा जाता है बेटा आपके वायु को, ठीक है। वायु के लिए अनिल शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर ये अनिल ना होकर के अनल होता, अनल, ठीक है, तब यह होता अग्नि। आया क्या बात समझ में? छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है बिल्कुल। तो अग्नि को अनिल नहीं कहा जाता है, अग्नि को अनल कहा जाता है। बात आया अपने को समझ में क्या? तो इसी वजह से यह मैच नहीं करेगा। अनिल मतलब वायु, अनल मतलब अग्नि होता है, ठीक। तो ये भी चीजें क्लियर। यहाँ पर चंद्रमा, चंद्रमा मतलब चंद्रमा, जानते हैं हम चंद्रमा किसको कहा जाता है? चपला, चपला मतलब होता है बिजली, बिजली के लिए हम चपला शब्द का प्रयोग करते हैं। चीजें क्या क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? इधर ठीक। अब देख, अच्छा व्योम बच गया। व्योम किसको कहा जाता है बेटा? तो व्योम बोला जाता है अंबर को। व्योम किसको बोला जाता है? अंबर को बोला जाता है। और वहीं कौमुदी किसको बोलते हैं? तो कौमुदी के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं चांदनी। जानते हो ना चांदनी, ठीक है। तो चांदनी मतलब होता है कौमुदी। बात क्या क्लियर हो गई हमारी? व्योम मतलब अंबर होता है, अंबर, और कौमुदी मतलब क्या होता है? आपकी चांदनी होता है। बात क्या समझ? आपकी चांदनी इन सेंस चांदनी होता है ना। आपकी, मेरी, तुम्हारी, सबकी चांदनी, हम सबकी चांदनी, ठीक है ना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बात करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ठीक दिख रहे हैं ना अपने को? मैडम ये शिक्षक भर्ती का कोर्स लाइए ना। ओके 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 ओके। टेलीग्राम में इससे संबंधित जो भी लिंक है वो मेरे को एक बार दे देना कि शिक्षक भर्ती में आप लोग का क्या है, सिलेबस है, जिसके पास भी हो। उसके बाद फिर मैं देखती हूँ, समय अगर मिल जाता है तो शिक्षक भर्ती की भी पूरी क्लासेस आप लोग को करवा दी जाएगी, ठीक। संविधान की क्लास भी लगेगी। अभी तो फिलहाल एमसीक्यूज होंगे और कॉन्सेप्ट वाइज जो संविधान की क्लास है वो एग्जाम के बाद होगा, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से किस संधि शब्द में आ प्लस ई का सही मेल हुआ है? आ प्लस ई, तो क्या होता है पहले तो तुम ये जान लो, आ और ई को जब जोड़ा जाता है तो ए बनता है। बात आया क्या समझ में? अब इसको देख करके बताओ कि आ और ई कहां पर यूज हुआ है। तो हमको देखते ही समझ आ रही है, तो चंद्रोदय
नवोदय है, ओ शब्द यूज हुआ है। कौन सा शब्द यूज हुआ है? ओ यूज हुआ है। यहाँ पर गणेश, एस, एस, मतलब यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर पर है परमौषधि, औ शब्द यूज हुआ है। क्या हुआ है? औरत का ओ, ठीक है। और देवव्याल है, यहाँ पर तो आ यूज हुआ है, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? गणेश, रमेश, सुरेश, दिनेश, ये सारे कैसे शब्द हो जाएंगे? ये अ प्लस ई वाले शब्द हो जाएंगे, मतलब अ प्लस ई इज इक्वल टू ए हो जाता है हमारा। बात क्या हमारी क्लियर हो गई है? चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? बेहतरीन प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में आया है, देख के बताओ। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही महादेवी वर्मा को कहते हैं, दिनकर को कहते हैं, जयशंकर को कहते हैं, या प्रेमचंद्र को कहते हैं। तो कलम का सिपाही जैसा जो शब्द है ये किसके लिए यूज होता है? जल्दी से देख करके बताइए। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा डी, प्रेमचंद। तो कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही प्रेमचंद को। इसको एक ट्रिक से याद रखो, कलम का सिपाही बोल रहे हैं मतलब निश्चित रूप से उस सिपाही को कलम से प्रेम होगा, हम ऐसा मान करके चल सकते हैं ना। कलम का सिपाही मतलब उस सिपाही को क्या होगा? कलम से प्रेम होगा, और यहीं से आपको प्रेमचंद याद रख लेना है। बात क्या क्लियर हमारी? कलम का सिपाही मतलब सिपाही को किससे प्रेम है? कलम से प्रेम है, और यहां से प्रेमचंद्र आपको याद रखना है। चीजें हमारी क्लियर? चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने, ठीक है। चलिए अब देख करके बताइए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से क्या करना है? शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी, देखो वर्तनी से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, आगे क्या समझ में? वर्तनी से बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से, इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है? तो नीचे से अगर मैं चालू करूं तो स्थायित्व, इसको देखकर ही समझ आ गया मात्रा ही गलत लगा हुआ है। दूसरे नंबर पर देखो परिशिष्ट, ये स गलत लगा हुआ है। तीसरे नंबर पर दिख रहा है हमको प्रशंसा। चौथे नंबर पर देखो प्रतिनिधि, प्रतिनिधि नहीं होता है, प्रतिनिधि होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। यहाँ पर से प्रशंसा, ये बिल्कुल सही हो गया, मतलब बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात क्या हमारी क्लियर हो गया? चले बहुत बढ़िया, आगे प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है आपका, ठीक है। बोला जा रहा है हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को मिला था, भारतेंदु हरिश्चंद्र को मिला था, जयशंकर प्रसाद को मिला था, या फिर सुमित्रा नंदन पंत को मिला था? तो प्रश्न क्या बोल रहा है बेटा? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ रहा है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? जल्दी से कमेंट करेंगे, और जितने बच्चे लाइव जुड़े हैं जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन प्रेस नहीं किया, जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर देंगे। चलिए बताइए, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। सुमित्रा नंदन पंत आपका सही आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे मिला था बेटा? सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। चीजें क्या क्लियर है? चलिए आगे। अच्छा, ये सुमित्रा नंदन पंत को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यहां तक तो ठीक है। किस लिए मिला था? कौन सी रचना के लिए मिला था? तो यह भी आप याद रखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चिदंबरा के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? चिदंबरा के लिए मिला था। यह पॉइंट भी अपने को ध्यान रखना है। तो चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। चीजें हमारी क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। प्रश्न बोल रहा है, दिख रहा है ना क्वेश्चन? जूम ना करूं, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से, अवलंब और अविलंब शब्द युग्म के सही अर्थ क्या है? प्रश्न दिख रहा है क्या आपने को? अवलंब, एक शब्द है आपका अवलंब, और दूसरा बोल रहा है अविलंब। तो अवलंब का मतलब क्या होता है और अविलंब का मतलब क्या होता है? इसका सही अर्थ आपको बताना है, दिया हुआ है यहाँ पर। तो अवलंब मतलब क्या होता है और अविलंब मतलब क्या होता है, ये देख करके आंसर करो। सहारा, शीघ्र। अविलंब, अविलंब बोल रहा है तुरंत, या फिर सहारा, सहारा, आश्रम, शीघ्र, या फिर आश्रित, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए जल्दी से।
ए होगा। बहुत बढ़िया, तो जितने बच्चे ए कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अविलंब का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात अविलंब, तो विलंब का मतलब देरी ना होता है, विलंब करना मतलब देरी होता है, इसका उल्टा हो गया अविलंब, तो अविलंब का मतलब शीघ्र ही ना हुआ, अविलंब का मतलब शीघ्र हुआ। तो एक तो हमको अविलंब का मतलब मिल गया शीघ्र, और अवलंब, अवलंब का मतलब होता है बेटा सहारा, क्या होता है सहारा, इसलिए ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सहारा। ठीक है, क्या चीजें हमारी क्लियर। चलिए आगे बात कर ले, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, जानबूझकर, ये रहा आपका प्रश्न, जानबूझकर आफत मोल लेने के लिए लोकोक्ति होगी। तो अब देखो एक लोकोक्ति बनती है जानबूझकर आफत मोल लेना, तो जानबूझकर आफत मोल लेने के लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, चलिए बताइए। अंधों में काना राजा, आ बैल मुझे मार, ये शब्द का हम प्रयोग करते हैं। आगे कुआं पीछे खाई, इस मुहावरा का हम प्रयोग करते हैं। या फिर ऊंट के मुंह में जीरा, क्या हो जाएगा सही आंसर। मैक्सिमम बच्चे सही आंसर करें क्योंकि इसका प्रयोग जनरली अपन करते हैं, है ना, तो बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। आ बैल मुझे मार, जानबूझ करके आफत मोल लेना, तो यह कहानी अभी मेरे साथ भी लग रही है। ठीक है, मैंने क्या किया, जानबूझ करके आफत मोल ले लिया, तुम लोगों को फ्री में प्रिपरेशन करवाऊंगी बोल करके। ठीक है, तो इसीलिए आफत मोल ले ली हूं, तो अब मैं बोल सकती हूँ ना कि आ बैल मुझे मार। ठीक है, मैडम जी आपसे कांटेक्ट कैसे करें, ढूंढ लीजिए, ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाता है। ठीक, तो मैंने क्या किया है, जानबूझ के आफत मोल ले लिया है। चलिए आगे बढ़ जाए, तो ये अपने को समझ में आ गया। तो आफत मोल लेना मतलब आ बैल मुझे मार। ठीक, मतलब हम लोग बैल हैं, हाँ बैल हो, तुम लोग बैल हो, ये बड़ा अच्छा नाम है, तुम लोग बैल हो, समझ गए ना, बैल। लो अपने मुंह से तुम लोग अपनी तारीफ कर रहे हो। चलिए आगे बात कर ले, अगला क्या बोला जा रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, बैलों ध्यान से पढ़ो इधर। आगे बात करते हैं, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, ये रहा, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है, कहाँ की जा रही है, अब तक हो चुकी है। चलो बताओ, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, है ना, इसकी स्थापना कहाँ की गई है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा, क्या होगा। तो इसका प्रश्न जो है वो सीधा सीधा बी आ जाएगा हमारा, भोपाल। ये मैक्सिमम बच्चों को पता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा आपके सामने, चुल्लू भर पानी में डूबना, चुल्लू भर पानी में डूबना, इसके लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब ये मुहावरा है, इसको हम कब यूज करते हैं, चुल्लू भर पानी में डूबना। इस मुहावरे का प्रयोग हम कौन सी सिचुएशन में करते हैं, जब बहुत अधिक हानि होती है तब हम यूज करते हैं, बहुत अधिक दुख होता है तब, बहुत अधिक लज्जित जब हो जाते हैं तब करते हैं, या बहुत अधिक जब निराश हो जाते हैं हम तब यूज करते हैं। तो चुल्लू भर पानी में डूब मर, इस शब्द का प्रयोग या इस मुहावरे का प्रयोग हम कब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर सबको देना है, क्योंकि नॉर्मली अपन यूज करते हैं इसको, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसको भी गलत करोगे, इसका आंसर सीधा सीधा सी हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, बहुत अधिक लज्जित होने पर कहा जाता है ना, जा करके चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। ठीक है, तो ये सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और जो लोग इसको भी गलत करे तो फिर तुम लोग महान हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसे पता करते हैं, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पता करने का एकदम सिंपल सा तरीका होता है, मेरा और मेरी यूज करके। मेरा और मेरी मतलब कोई भी शब्द है उसके सामने मेरा लगा के देखो, मेरी लगा के देखो, या अच्छा लगा के देखो, या अच्छी लगा के देखो, जो सेंटेंस जम गया ना वो स्त्रीलिंग है, और जो सेंटेंस नहीं जमा वो आपका पुल्लिंग है। तो यहाँ पर है गृह, पता, चंदन और सभा, और बताना क्या है ये भी ध्यान दो, स्त्रीलिंग बताना है। तो स्त्रीलिंग कौन सा होगा, तो देखो गृह, गृह के सामने लगाओ अच्छा गृह, ठीक है, और लगाओ अच्छी गृह,
ये जम रहा है क्या? नहीं जम रहा है, मतलब ये पुल्लिंग है हमारा। दूसरा देखो पता, अच्छा पता या मेरा लगाओ, चलो मेरा पता, ये मेरा पता। अब यहाँ पे लगाओ ये मेरी पता है, ये किसकी पता है? ये मेरी पता है। ये जम रहा है क्या? नहीं जम रहा है, मतलब ये भी क्या हो गया आपका? ये ट्रिक है जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग पता करने का एकदम शॉर्ट ट्रिक है, मेरा और मेरी लगा करके आप देखिए, ठीक है? तीसरे नंबर पर बोल रहे चंदन, मेरा चंदन। वो किसका चंदन है? मेरा चंदन है, ठीक है? मेरी चंदन। जम रहा है क्या? नहीं ना जम रहा है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका? पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है? अब यहां पर देखो मेरी सभा, किसकी सभा है? ये मेरी सभा है। ये किसका सभा है? मेरा सभा है। क्या जम रहा है? यही ना जम रहा है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे क्या? गुंजन का चंदन है। अच्छा ठीक, तो अपने को समझ आ गया, डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? देखो कमेंट ना इतनी स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं कि मेरे को किसी का कमेंट सीन करने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो जो लोग लंबा लंबा कमेंट कर रहे हैं ना, वो 2-4 बार करो ताकि मुझे दिख सके, ठीक? मैम बताइए ना प्लीज, शिक्षक भर्ती का आज क्लास नहीं हो पाया था बेटा मॉर्निंग में, शिक्षक भर्ती का। ओ शिट, शिक्षक भर्ती का बस पढ़ पा रही हूँ ना मैं, उसके आगे नहीं पढ़ पा रही हूँ। मैम आप बीएड का रिजल्ट ये मुझे नहीं पता कब तक आएगा। चलो शिक्षक भर्ती वालों के लिए यही है, आप लोग का जो भी हाल चाल है, जो भी नोटिस है, जो भी सिलेबस है, एक बार अगर मुझे टेलीग्राम में आप लोग सेंड कर देंगे तो फिर मैं उसको देखूंगी, सोचूंगी, विचारूंगी, उसके बाद फिर मनोविज्ञान का क्लास स्टार्ट कर दूंगी, ठीक? इधर करते हैं क्योंकि लेट हो जाएगा बहुत ज्यादा, है ना? रात हो गई है। चलिए इधर बताइए, वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? देख करके बताओ जल्दी से, और जितने बच्चों ने लाइक नहीं किया लाइक का बटन प्रेस कर देंगे जल्दी से। अच्छा जूम कर दूं थोड़ा सा, ओके ये लो, ये रहा आपका। अब बताइए वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो वीरांगना, वारांगना, वीरगति या वीरावती। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बेटा? ए हो जाएगा, है ना? ये अपने को पता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? ये रहा, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या ये बोलूं कि हिंदी में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन हो नहीं सकता। तो छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? जल्दी से बताइए क्या होगा? छायावाद के प्रवर्तक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे या फिर जयशंकर प्रसाद? क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, छायावाद के प्रवर्तक कौन है? पता है ना? वेरी गुड, सबको पता है, जयशंकर प्रसाद। इनको क्या कहा जाता है? छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। छायावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? अच्छा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है मुकुटधर पांडे को लेकर के, तो मैं आपको समझा दूं, यहां पर बेटा प्रवर्तक पूछ रहा है। प्रवर्तक का मतलब होता है जनक, है ना? तो उस कंडीशन में आपका आंसर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। चीजें क्या क्लियर है हमारी? चलिए आगे बात कर ले। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, ये रहा, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी। यह भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी थी? हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी थी? जल्दी से बताइए। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है यामा, ठीक है, या फिर इंदुमती, या फिर रानी केतकी, या फिर उर्वशी। तो हिंदी साहित्य की पहली कहानी कौन सी है? जल्दी से बताओ, हिंदी साहित्य की पहली कहानी की उपाधि किसे मिली है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? देखो हिंदी साहित्य का जो पहली कहानी है ना, ये आपके इंदुमती को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा? इंदुमती को कहा जाता है। अब जब बात इंदुमती की आई है तो आपको ये पता भी होना चाहिए कि इंदुमती को लिखा किसने था। तो इंदुमती को, हाँ क्वेश्चन नंबर 19 की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। और ये लिखा था आपके जयशंकर ने। किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद ने। ये भी अपने को याद रहेगा क्या? तो हिंदी साहित्य की पहली कहानी या प्रथम कहानी किसे कहा जाता है? इंदुमती को कहा जाता है, जिसकी रचना किसने किया था? जयशंकर प्रसाद ने किया था, ठीक है क्या? अब देखो रानी केतकी, ये किसने लिखा था? तो ये ईसा अल्लाह खान ने लिखा था। ये भी आप याद रख सकते हैं, ईसा अल्लाह खान ने इसको लिखा था। रानी केतकी किसने लिखा है? ईसा अल्लाह खान ने लिखा है, ठीक है यहां तक?
ओके ओके ओके, देखेंगे, मैं एक बार सिलेबस देख लूं, उसके बाद फिर आप लोग को बताती हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उर्वशी, उर्वशी किसने लिखा है? तो उर्वशी लिखा है आपके रामधारी सिंह ने, यह भी आपको याद रखना है। उर्वशी किसने लिखा है? रामधारी सिंह ने लिखा है। चीजें क्या क्लियर हमारी यहां तक? अब आगे बढ़ जाए। अगला क्या कहा जा रहा है? यामा, भूल रही हूं ना मैं इनका नाम, महादेवी वर्मा। यामा है महादेवी वर्मा का, ठीक है, महादेवी वर्मा। यामा किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने लिखा है। ऐसे करके अपने को याद रखना है। चीजें क्या हमारी क्लियर हो गई? तो यामा किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने लिखा है। इंदुमती, इसको प्रथम कहानी का दर्जा दिया जाता है, जो कि किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ठीक है क्या यहां तक चीजें हमारी? चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? ये रहा आपके सामने। अप्सरा किसका उपन्यास है? करेंट का जब मैं क्लास ले रही थी तो वहां पर मैंने अप्सरा करवाया था भाई आपको, ठीक है। हमारा करेंट करने का क्या तरीका होता था कि हम एक साहित्यकार के बारे में पहले चर्चा करते थे, तो उसमें मैंने इस साहित्यकार के बारे में पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था कि अप्सरा किसकी रचना है। तो देख करके जल्दी से बताओ अप्सरा किसकी रचना है? तो लाला श्रीनिवास दास का, जयशंकर प्रसाद का, जैनेन्द्र का, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का? इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तो जो अप्सरा है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, ठीक। अच्छा, सूर्यकांत त्रिपाठी जी की अगर बात आती है तो आपको याद रखना है, ये जो निराला जी हैं इनको क्रांतिकारी कवि की संज्ञा दी गई है। क्या कहते हैं इनको? इनको क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है। ऐसे करके अपने को याद रखना है। बात क्या हमारी क्लियर? अप्सरा किसकी रचना है? अप्सरा निराला जी की रचना है। अब इसको आप ट्रिक भी बना सकते हो, जिसको अप्सरा मिल गई वो क्या हो जाएगा? निराला हो जाएगा, ठीक है। मेरा जीवन निराला हो गया, है ना। तो जिसको अप्सरा मिल गई उसका जीवन कैसे हो जाता है? बिल्कुल निराला हो जाता है। तो ऐसे करके अपने को याद रखना है कि अप्सरा किसकी रचना है? निराला। भाई जिसको अप्सरा मिलेगी वो निराला होगा कि नहीं होगा? सोच के बताओ, जिसको अप्सरा मिल गई वो निराला हो जाएगा ना? बिल्कुल। तो बस यहीं से याद रखना है कि जो अप्सरा है वो जिसको मिल गई वो बिल्कुल निराला हो गया, और निराला होने के बाद क्या हो गया? निराला होने के बाद वो बिल्कुल क्रांतिकारी बन गया। क्या बन गया? क्रांतिकारी बन गया। निराला होने के बाद क्या बन गया? बिल्कुल क्रांतिकारी बन गया, ठीक है। हाँ, तो खर्चा बढ़ेगा तभी ना क्रांतिकारी बनेगा, तभी तो लड़ाई झगड़ा चालू होगा, ठीक है। तो ऐसे करके अपने को याद रखना है, ठीक है क्या। चलिए आगे बात कर लें। तो जिसको अप्सरा मिल गई वो क्या बन जाएगा? वो बिल्कुल निराला बन जाएगा। जिसको अप्सरा मिल गई वो क्या बन जाएगा? निराला बन जाएगा। ऐसे करके अपने को याद रखना है। जिसको तृप्ति मैडम मिल गई वो भी तो निराला हो गया। मैडम मार खाओगे, खाओगे। बहुत मारूंगी फोन में घुस के तुम लोग को। चलो इधर समझ आ रहा है अपने को? तो छोड़ो, इस स्लाइड को ही छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड क्या बोल रहा है? कुछ भी बोलते हो यार तुम लोग। चले आगे क्या बोला जा रहा है? देखिए, कौन सा विलोम युग्म गलत है? क्या बोला जा रहा है? कौन सा विलोम युग्म है जो गलत है? देख करके जल्दी से बताओ। मतलब सीधा सा है कि कौन सा विलोम युग्म गलत है, सही का गलत कौन सा हो जाएगा? देख करके जल्दी से बताइए। साधु का असाधु हो गया ना? बस करो अभी तुम लोग, ठीक है। इधर क्लास पर फोकस कीजिए। साधु का असाधु होगा, तृष्णा का वितृष्णा होगा, मितव्ययी का अल्पव्ययी होगा, सदाचार का कदाचार। बताना है गलत है, कौन सा युग्म है जो गलत है। मेरे को तो मिल गया इसमें, तुम लोग देखकर बताओ तुम लोग को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा सी, मितव्ययी का अल्पव्ययी नहीं होगा, ठीक है। मितव्ययी का क्या नहीं होगा? अल्पव्ययी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्यों नहीं होगा? अब एक बात समझना, मितव्ययी, ठीक है, मित का मतलब भी कम होता है ना, समझना यहाँ पर क्यों नहीं होगा। और अल्प का मतलब भी कम होता है, तो दोनों तो समानार्थी हुए ना, विलोम थोड़ी ना हुए। और यहाँ पर आपको विलोम बताना था। आगे क्या बात अपने को समझ में? मितव्ययी का पूछ रहा है ना बेटा, तो मितव्ययी का उल्टा क्या होगा फिर इस केस में मैडम? तो मित का उल्टा होता है बेटा अपव्ययी। क्या होता है? अपव्ययी, ना कि अल्पव्ययी। बात आ गया क्या अपने को समझ में? इसीलिए सी बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। वाचाल मृतभाषी का उल्टा होता है मूर्ख, ठीक है। यहाँ पर मृतभाषी नहीं बोला जा रहा है, मितव्ययी बोला जा रहा है। बात आ गया क्या अपने को समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है? हिंदी के सर्वप्रथम गीत के लेखक कौन है? अब देखो वहां पर हमने कहानी देखा था, तो हमको इंदुमती मिल गई थी, और इंदुमती मिली तो जयशंकर प्रसाद भी मिल गए थे। अब यहाँ पर बोल रहा है हिंदी के सर्वप्रथम गीत के लेखक कौन है? गीत के लेखक कौन है देख के बताओ। महादेवी वर्मा, भारतेंदु विद्यापति, या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो हिंदी साहित्य का सबसे पहला जो गीत था, जो
भी गीत था उसके रचनाकार कौन है, आपको ये बताना है। जिसको 22 क्या होगा, सब गलत आंसर कर रहे हो। सही आंसर इसका विधापति है। क्या हो जाएगा, विधापति। अच्छा, अब जब बात विधापति की आई है तो आपको पता होना चाहिए इन्हों मैथिल कोकिल भी कहा जाता है इनको, ठीक है। क्या कहा जाता है, मैथिल कोकिल की संज्ञा भी इनको दी गई है। किसको दी गई है, विधापति को दिया गया। ये आपके एग्जाम में आया था, तो यह भी अपने को ध्यान रखना है। तो हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम गीत के लेखक कौन है, बात आ गया क्या अपने को समझ में। तो वो जो लेखक है वो आपके विधापति हैं और इन्हें ही आपका मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। बात हमारी यहां तक क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। अभी श्रम निरीक्षक के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता दी गई है। यह प्रश्न सीधा सीधा ये पूछना चाह रहा है कि जो आपका रामचरितमानस है इसमें कौन सा रस अपने को देखने के लिए मिलता है, या यहाँ पर कौन सा रस है। तो अपन सब जानते हैं यार रामचरितमानस है मतलब ऑब्वियस सी बात है भक्ति रस ही होगा, है ना। तो रामचरितमानस में कौन सा रस अपने को देखने को मिलेगा, तो भक्ति रस अपने को देखने के लिए मिलता है। मैडम जी सुमित्रा नंदन पंत को क्या पूछ रहे हो, क्वेश्चन नंबर 22 क्या हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 22 को मैं कुछ गलत बता दी क्या। हिंदी के सर्वप्रथम गीत के लेखक विधापति को ही तो कहा जाता है और मैथिल कोकिल को ही कहा जाता है, यही तो ना बताई। तो पूछ क्या रहे हो, सुमित्रा नंदन, अच्छा ओके ओके, सुमित्रा नंदन पंत को कौन सी उपाधि दी गई है ये पूछ रहे हैं आप। बहुत बढ़िया प्रश्न, वेरी गुड। सुमित्रा नंदन पंत को बेटा प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ठीक है। याद रहेगा, विधापति को मैंने बता दिया ना मैथिल कोकिल कहा जाता है, यह भी अपने को याद रखना है, मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक, अब भारतेंदु को आग्नेय हिंदी का जनक कहा जाता है, यह भी अपने को याद रखना है। और महादेवी वर्मा, इसका तो आप जानते हैं आधुनिक युग की मीरा कहते हैं आप इसको, तो यह भी अपने को याद रखना है, ठीक है। तो ये चारों के बारे में जान लिया ना हमने। हाँ, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है, चीजें क्लियर। अच्छा, ये पूछना चाह रहे थे, ओके ओके। चलो अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, देखो रामचरितमानस की हम बात कर रहे थे, तो रामचरितमानस में कौन सा रस होगा, रामचरितमानस में आपका भक्ति रस होता है, ठीक है। अच्छा, रामचरितमानस की रचना किसने किया था, तो आप बताएंगे रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किया है। किसने किया है बेटा, तुलसीदास ने किया है। और दूसरा प्रश्न यहीं से आपका बन जाएगा कि रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा गया है। बात क्या हमारे यहाँ से क्लियर हो गई है। अब जब रामचरितमानस की बात आ रही है मतलब भक्ति रस की ही बात होगी, तो ये तीनों ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चीजें क्या क्लियर, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किया है, कौन सी भाषा में किया है, अवधी भाषा में किया है। जितने लोगों ने लाइक नहीं किया फटाक से लाइक का बटन प्रेस करो। जितने बच्चे लाइक का बटन प्रेस नहीं किए हैं जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर देंगे, ताकि जितने लोग लाइव दिख रहे हैं उतने मुझे लाइक भी दिखने चाहिए, ठीक। चलिए आगे बात कर ले। अगला क्या बोला जा रहा है, देखिए लेट क्योंकि काफी हो गया है ना, तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। अगला है हमारा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। चलो जल्दी से करो, शुद्ध वाक्य दिख रहे हैं ना आप लोगों को। चलो शुद्ध वाक्य की पहचान करना है, यहाँ पे कीजिए शुद्ध वाक्य की पहचान। क्या बोला जा रहा है, यह पौधशाला सुंदर है, ये क्या होता है, यहीं से गलत हो गया, देखकर अपने को समझ आ गया। पुस्तक का प्राक कथन परिचयात्मक होता है, प्राक कथन दे दिया मतलब फिर परिचयात्मक की क्या जरूरत थी, यह भी गलत हो गया। हमने यह काम करना है, हमने यह काम करना नहीं होता, हमें ये काम करना है या मुझे ये काम करना है, तो ये भी आपका गलत हो गया। राम अच्छे गुणों से युक्त है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है पढ़ने का तरीका, बिल्कुल एक बार पढ़ो और माइंड में चीजें छप जानी चाहिए कि कौन सा सेंटेंस में गलत शब्द यूज हुआ है, कौन सा सेंटेंस में आपका सही शब्द यूज हुआ है। आ गया समझ में, तो इस प्रकार से चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे के लिए हम कौन सा कथन का यूज करते हैं, नमक मिर्च लगाकर। हम नॉर्मली यूज होता है ना, मैं तो उसको ऐसा कुछ बोली नहीं थी, वो नमक मिर्च लगा करके उसने ऐसा बोल दिया, मतलब क्या हो जाएगा, नमक मिर्च लगाना मतलब बढ़ा चढ़ा करके बोलना या बढ़ा चढ़ा करके बताना। तो नमक मिर्च लगाना मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ा चढ़ा करके बताना।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए, जो एक स्थान से दूसरे स्थान न ले जाया जा सके उसे क्या कहते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक न ले जाया जा सके, मतलब हम क्या बोलेंगे नॉर्मली, या तो बिल्कुल स्थायी है, इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते, तो स्थायी है मतलब स्थावर, हम उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे बेटा, स्थावर शब्द का प्रयोग करेंगे। बात क्या हमारी यहां तक सही है। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा, स्थावर हो जाएगा। आगे ना समझ में, चलो अच्छा, स्थावर का विलोम क्या हो जाता है, तो यह भी आप याद रख सकते हैं, स्थावर का विलोम होता है जंगम। जंगम मतलब क्या होता है, जंगम मतलब होता है चलायमान। जंगम मतलब क्या होता है, चलायमान। और यहीं से आपको पता रखना है कि जंगम मतलब जब चलायमान है तो चलायमान का उल्टा स्थिर ही ना होगा, तो स्थिर से आपको याद रखना है स्थावर। बात क्या हमारी समझ में आ गई। और कुछ, प्रत्युत्पन्नति मतलब क्या होता है मैडम, प्रत्युत्पन्नति मतलब होता है बेटा जो तुरंत सोचे और तुरंत उत्तर दे। आया क्या समझ में। एक शब्द में हम बोल सकते हैं कि तुरंत आपने उसको कुछ बोला, किसी भी बंदे को आपने तुरंत कोई प्रश्न पूछा या तुरंत आपने कुछ पूछा, ठीक है, वो तुरंत सोचेगा और तुरंत जवाब देगा, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। तुरंत उत्पन्न होता है उसके मति में। आया क्या समझ में, तुरंत उसके मति में उत्पन्न होता है, उसे ही प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। चीजें क्लियर। प्रतिवादी किसको बोलते हैं, तो प्रतिवादी के लिए हम विरोधी शब्द लगा सकते हैं। हाँ जी, 1 नंबर राहुल, वेरी गुड। हाजिर जवाब बोल सकते हैं, वही ना कि तुरंत सोचो और तुरंत उत्तर दो, उसे ही क्या कहा जाता है आपका प्रत्युत्पन्नति या फिर हाजिर जवाब। बिल्कुल ऐसा शब्द हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर प्रतिवादी, प्रतिवादी के लिए हम एक विरोधी शब्द जैसा शब्द प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है क्या। तो विरोधी हम बोल सकते हैं, ये मैंने अभी महिला पर्यवेक्षक में सधवा, सधवा का उल्टा क्या होता है, तो यह विधवा का विलोम शब्द होता है, आप सब जान रहे हैं, विधवा और विधवा। तो सधवा के लिए अपन जानते हैं कि विधवा का जस्ट उल्टा क्या हो जाता है, आपका सधवा हो जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा, निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम शब्द को पहचानना। अशुद्ध कौन सा होगा, अब अशुद्ध विलोम शब्द कौन सा है, तो निरपेक्ष का सापेक्ष होगा, प्रवेश का प्रस्थान, देखो देखकर समझ आ जाता है ना। निरपेक्ष का सापेक्ष है, प्रवेश का प्रस्थान है, विरल का सघन है, सघन मतलब घना घना, विरल मतलब दूर दूर, ठीक है। उसके बाद फिर सृष्टि का सृजन, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि सृष्टि का सृजन तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो एक शमनार्थी शब्द है एक प्रकार का, सृष्टि करना, सृजन करना, ऐसा शब्द हम यूज करते हैं। तो डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि अशुद्ध विलोम शब्द बताना था, मतलब गलत विलोम शब्द अपने को बताना था। यहां तक भी चीजें हमारी क्लियर। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, देखिए जल्दी से। नेक्स्ट है, देखो लास्ट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई छोड़ करके नहीं भागेगा। अगर छोड़ करके भागे तो फिर तुम लोग समझो, तुम्हारे पास समय तो सुबह तुम लोग देख सकते हो, बाकी आप लोग की चॉइस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आगे के क्वेश्चन में हमारी बची हुई है, तो बस 30 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन का कलेक्शन है, फटाफट निपटा देंगे, लेकिन बीच में छोड़ करके भागना नहीं है। चलो, भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा, भावुक, 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 इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। भावुक का संधि विच्छेद करके बताओ क्या होगा। सबसे पहली बात, भावुक, भावुक का सीधा सीधा हम उठाकर भाव धन उक लगा सकते हैं। आया क्या समझ में। अब ये देख करके तुमको क्या समझ आ रहा है, भाव धन उक। अगर मैं यहीं पर से पूछूं कि किस प्रकार की संधि है, तो तुरंत तुम लोग का आंसर आना चाहिए, क्योंकि अ है और ऊ है मैडम, अ है और ऊ है, इसीलिए आपका आयादी स्वर संधि हो जाएगा। ऐसा तुरंत तुम लोग का उत्तर आना चाहिए मेरे पास। आया क्या समझ में। तो भावुक, भाव धन उक, आय आदि स्वर संधि आपका हो जाएगा, तो यह भी अपने को ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, ये रहा, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, देख करके बताओ जल्दी से। यहां पर अपने को दिख रहा है, सबसे पहले तो महेश है, महाधन इस, स्वर संधि हमारा बन गया। जगदीश, जगत धन इस, जगत लग गया मतलब बिल्कुल व्यंजन लग गया यहां पर, तो देख के समझ आ गया। यद्यपि, यदि धन अपि, फिर से यड़ लग गया हमारा, बृहस्पति बच गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, विसर्ग संधि हो जाएगा। बात आया क्या अपने को समझ में। तो इसलिए विसर्ग संधि क्या हो जाएगा आपका, बृहस्पति हो जाएगा। बात यहां पर हमारी क्लियर। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होता है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, देख करके बताइए उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा, अपभ्रष्ट होगा, विकर्ष होगा, अपकर्ष होगा, या फिर पतन होगा। तो बोल रहा है उत्कर्ष के बारे में पूछ रहा है, तो उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, देख करके जल्दी से बताइए। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बच्चे सही करें, वेरी गुड, अपकर्ष होगा, ठीक है, विकर्ष नहीं होगा, गलती मत करना।
ठीक है ना। उत्कर्ष का जो उल्टा है वो अपकर्ष होगा। क्या हो जाएगा उत्कर्ष का उल्टा? अपकर्ष हो जाएगा। चीजें क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो आप सभी को पता होना चाहिए अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन सा होता है? 4 होता है, य, र, ल, व। अब यहां पर से जो दिख रहा है वह आपका हो जाएगा अंतःस्थ व्यंजन। करवा चुकी हूं, याद करना है, रिवाइज मारते जाओ तभी चीजें बनेंगी। आगे सुषमा किस पर्यायवाची शब्द का है? सबसे पहली बात यहां पर पूछा जा रहा है सुषमा को लेकर के। तो मैं आपको बता दूं कि सुषमा को लेकर के ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है, लेकिन यहां पर पर्यायवाची नहीं पूछा गया, यहां पर आपका वर्तनी पूछा गया था, जो एग्जाम में पूछा गया था कि सुषमा कैसे लिखते हैं। समझ आया क्या? तो ध्यान दो, सुषमा ऐसे लिखा जाता है। पहला प्रश्न क्लियर। दूसरा प्रश्न में हमारा बोल रहा है कि जो सुषमा है ना वो किसका पर्यायवाची है? तो सुषमा का मतलब होता है बेटा सुंदर। ठीक है, सुषमा का मतलब क्या होता है? सुंदर होता है। और यह सौंदर्य का जस्ट क्या हो जाएगा? शमनार्थी हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा। बात हमारी क्या क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा, दाल में काला होना। हम सब इस शब्द का यूज करते हैं तो आराम से हमारा ये मुहावरा बन जाने वाला है। दाल में काला होना मतलब कुछ गड़बड़ होना, कुछ तो पक्का गड़बड़ है, कुछ तो पक्का दाल में काला है, तभी तुम चुपचाप से बैठे हो, है ना। तो दाल में काला होना मतलब क्या हो जाएगा आपका? दाल में कोयला गिरना नहीं होगा, है ना, गड़बड़ होना, यही दाल में काला होना का अर्थ निकल जाएगा। चलिए अगला क्या बोला जा रहा है? विश्वामित्र का, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आप लोग के सामने। ये देखिए प्रश्न में है विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न मैं बोल करके सुना दी, जिसको नहीं दिख रहा है उसको सुनाई दे दिया होगा। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देख करके जल्दी से बताओ। विश्वामित्र का हो जाएगा तो विश्वामित्र अमित्र आ रहे हैं ना शब्द में, तो जहां पर अमित्र दिख जाए वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विश्वधन अमित्र क्या हो जाएगा बेटा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा विश्वधन अमित्र। आया क्या बात समझ में? विश्वामित्र। बात क्लियर? तो इस प्रकार से विश्वधन अमित्र ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। जूम को छोड़ दो ना यार। चलो अगला क्या बोला जा रहा है? देखो सात्विक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो मैं इसको लास्ट क्लास में भी आपको बताई थी। सात्विक का जस्ट उल्टा होता है आपका तामसिक। क्या होता है सात्विक का उल्टा? तामसिक। क्या होता है? तामसिक। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन अपने को पता है कि नहीं पता है? ऊष्म व्यंजन जानते हैं ना हम कौन कौन सा होता है? श श श श श श और ह, ये चारों को हम ऊष्मीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। अब इसमें से कौन सा दिख रहा है आप देख करके बताइए। ह दिख रहा है तो ह हमारा क्या हो जाएगा? ऊष्मीय व्यंजन हो जाएगा। बात आया क्या आपने को समझ में? तो श श श ह ये हमारे ऊष्मीय व्यंजन के रूप में हम इसको जानते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। खोज करने वाले के लिए एक शब्द। खोज के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? खोज के लिए हम अन्वेषण शब्द का प्रयोग करते हैं ना। अन्वेषण शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो यहां पर देखकर ही आप आंसर ले लेंगे। अन्वेषक क्या हो जाएगा बेटा? अन्वेषक क्या हो जाएगा? अन्वेषण से बना है आपका अन्वेषक। बात क्या हमारी क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा, जो जीर्ण ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं? जीर्ण बोल दो या छीर्ण बोल दो। वो जीर्ण नहीं बोलना चाह रहा था, एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक है। जीर्ण मतलब छीर्ण होता है, छीर्ण। तो जो जीर्ण ना हो सके उसे हम अक्षीर्ण कहते हैं, और अक्षीर्ण के लिए जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम अक्षय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में हम पहुंच चुके हैं। सभी बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। आया क्या समझ में? तो जो बिल्कुल छीर्ण ना हो सके, जो बिल्कुल क्षय ना हो सके उसे हम अक्षय कहते हैं। बात हमारी समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहे हैं देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, जल घोषला किस भिन्नार्थक में युग्म के अर्थ हैं? मतलब कहा जा रहा है जल का समनार्थी क्या होगा और घोषला का समनार्थी क्या होगा। तो देख करके बताओ। इस लाइन को पहले देखो, इसमें से तुमको जल का पर्यायवाची क्या, इस लाइन में तुमको जल का पर्यायवाची क्या दिख रहा है? तो इस लाइन में हमको जल का पर्यायवाची नीर दिख रहा है। दिख रहा है ना नीर, और नीर मतलब होता है बेटा घोषला। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जल कहा जाता है नीर को और घोषला कहा जाता है नीड़ को। बात क्या हमारी यहां तक क्लियर हो गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? मजा आ गया एकदम शानदार जबरदस्त वाला। वेरी गुड। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा आपके सामने। प्रश्न है ए वर्ण क्या कहलाते हैं? देख करके बताओ जल्दी से मेरे को। ए और ए यह वर्ण क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपका ए है और जो आपका ए है, इन दोनों का जब आप उच्चारण
करते हैं, तो इन दोनों का जो उच्चारण है वो आप कहां पर से करते हो? तो इन दोनों का जो उच्चारण है वो कंठ से किया जाता है। कहां से किया जाता है? कंठ से किया जाता है। लेकिन बोल के देखो तुम ए, तो तालु भी टच हो रहा है ना, तो इसीलिए कंठ और तालु इन दोनों को मिला करके हम ए और ए का यूज करते हैं, इसलिए ये हो जाएगा आपका कंठ तालव्य। क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। अच्छा, यहीं पर अगर ओ रहता तब क्या करते? यहीं पर अगर ओ रहता तो कंठ के साथ साथ और क्या यूज हो रहा है? तो कंठ के साथ साथ आपका ओठ यूज हो रहा है, इसलिए वो कंठ ओष्ठ्य हो जाता। बात आया क्या आपने को समझ में? चलिए, जिन्होंने मेरा वर्ण वाला क्लास नहीं देखा है जाकर के एक बार विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। आ गया समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ये रहा आपके सामने, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय क्या है? व्यवहार में लाना इन सेंस, व्यवहार में लाना मतलब प्रयोग करना। कोई चीज फालतू पड़ी हुई थी, हमने उसको यूज कर लिया, और यूज कर लिया मतलब उसको हमने व्यवहार में ले आया, व्यवहार में ले आया मतलब हमने उसको प्रयोग कर लिया यार, दैट्स इट। तो जो प्रयोग वाला शब्द है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात आया क्या आपने को समझ में? चलिए, जितने बच्चों ने लाइक नहीं किया, लाइक का बटन प्रेस कर देंगे एकदम फटाफट से, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, क्या बोला जा रहा है ध्यान से सुनिए। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? भिज्ञ होगा क्या? अनभिज्ञ का उल्टा क्या भिज्ञ होगा या अज्ञ होगा या फिर अभिज्ञ होगा या फिर अविज्ञ होगा? अब ये चारों ऑप्शन को देख करके हमको ये लग रहा है कि यार चारों के चारों हो सकते हैं, क्योंकि देखकर चारों के चारों एक से बढ़ के एक है ना। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या लग रहा है अपने को? तो मैक्सिमम बच्चे सी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। आया क्या बात समझ में? तो अनभिज्ञ का जो उल्टा है वो कभी भी भिज्ञ नहीं होगा, कभी भी अज्ञ नहीं होगा। अनभिज्ञ का जो उल्टा है बेटा वो अभिज्ञ होगा, सिर्फ अभिज्ञ, ठीक है। अनभिज्ञ से अभिज्ञ, ये ना जो है स्किप हो जाएगा बस, ठीक। तो अनभिज्ञ का उल्टा क्या हो जाएगा? अभिज्ञ। क्या होगा? अभिज्ञ। बस ना को बीच से निकाल करके फेंक दिए हैं, जस्ट उल्टा आपका बन गया है। बात आ गई अपने को समझ में? चलिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 43। ये रहा आपके सामने, कान काटना। कान काटना मतलब क्या होता है? कान काटना मतलब क्या? कनकटा होना, कनकटा होना होगा। तो कान काटना यह एक मुहावरा है। तुमने मेरा कान काट के रख दिया। देखो, सबने नाक काटना तो सुना है, पर कान काटना किसी ने सुना है क्या? तो क्या होगा? कान काटना मतलब क्या होगा? तो चतुर होना को कान काटना कहते हैं, कनकटा को कान काटना कहते हैं, या मूर्ख होना को कान काटना कहते हैं। क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 43 का ए होगा। वेरी गुड, चतुर होना। बात आया क्या समझ में? कान काटना, कान काटना का मतलब होता है बेटा चतुर होना। अब मैक्सिमम बच्चे, मुझे पता है नहीं पता था तुम लोग को, नाक काटना का मतलब जानते थे पर कान काटना का मतलब नहीं पता था ना। तो बोलते हैं ना ये इतना ज्यादा चतुर है कि तेरे सामने से तेरा कान काट करके ले जाएगा, तेरे को पता नहीं चलेगा। आया ना समझ में? तो वही है, कान काटना मतलब बहुत ज्यादा चतुर होना। आया क्या समझ में? अब यहाँ पर जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं उसमें से कितने लोग कान काटने वाले हो? चलो कमेंट करके बता दो मेरे को एक बार, कान काटने वाले कितने हो और नाक काटने वाले कितने हो, दोनों ही बता दो मेरे को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 अपने को दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 44 में बोला जा रहा है अंडे का शहजादा। अजीब अजीब शब्द है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। अंडे का शहजादा, इसका क्या अर्थ होता है? अंडे का शहजादा मतलब क्या? अंडे का शहजादा किसको बोलते हैं? तो अंडे का शहजादा क्या कमजोर व्यक्ति को कहा जाता है, या फिर चालाक व्यक्ति को, या अनुभवी व्यक्ति को, या अनुभवहीन व्यक्ति को कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। अंडे का शहजादा अनुभवहीन व्यक्ति को कहते हैं। किसको कहते हैं? अनुभव। कैसे पता? अब देखो, मान लो एग्जाम हुआ है, अब एग्जाम में हर चीज में तुमको अंडा 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 मिला, मतलब तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, तभी तो तुमको अंडा 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 मिल रहा है ना। ऐसे करके ट्रिक बना के आप याद रखिए। तो अंडे का शहजादा मतलब ये अंडा का शहजादा है, इसके पास भर भर के अंडा रहता है। क्यों? क्योंकि किसी चीज में अनुभव ही नहीं है, इसको कोई चीज आता ही नहीं है, इसीलिए इसको अंडा अंडा मिलता है, इसीलिए इसको अंडा का शहजादा कहा जाता है। ऐसे करके अपने को याद रखना है। बात आ गया क्या आपने को समझ में? तो अंडे का शहजादा मतलब क्या हो जाएगा बेटा? अनुभवहीन होना। बात आया ना समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा आपके सामने, वाक्य में प्रयुक्त शब्द में परस्पर सामंजस्य कहते हैं। अब परस्पर सामंजस्य के लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? बोल रहा है वाक्य में प्रयुक्त शब्द में परस्पर सामंजस्य कहते हैं। किसको कहते हैं परस्पर सामंजस्य? किसको कहा जाता है? पदक्रम को कहते हैं, अन्वय, उद्देश्य या फिर विधेय। तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अन्वय। याद रहेगा क्या आपने को? परस्पर सामंजस्य के लिए हम अन्वय शब्द यूज करते हैं। कौन सा हो जाएगा बेटा? अन्वय। कौन सा हो जाएगा? अन्वय। कौन सा हो जाएगा? अन्वय। याद रहेगा ना अपने को?
चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 ये रहा, मेरी असफलताएं ये किसकी रचना है। ध्यान रहे, मेरी असफलताएं ये किसकी रचना है। इसको बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं याद की थी, इसलिए मेरे को अभी तक ये याद है, ठीक है। तो मेरी असफलताएं ये आपके बाबू गुलाब राय की रचना है। किसकी रचना है, बाबू गुलाब राय की। अब देखो यार, तुम जा रहे हो किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए, अब प्रपोज करने के लिए जाओगे तो तुम लेकर के जाओगे गुलाब का फूल। अब तुमने जाके बहुत ही प्रेम से उसको दिया गुलाब, ठीक है। अब गुलाब का फूल देकर के आप बोलेंगे कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अब वो लड़की तुमको रिजेक्ट मार दी एकदम सीधा लाइन में बोल करके, ठीक है, मतलब तुम असफल ना हो गए। तो ऐसे करके अपने को याद रखना है कि मेरी असफलताएं, तो आप किस चीज के लिए असफल हुए थे बेटा, जब आप गुलाब का फूल देने गए थे आप तब असफल हुए थे। ऐसे करके आपको याद रखना है। तो जब भी एग्जाम में दिखे मेरी असफलता, तो आप ध्यान रखेंगे कि किस चीज में आप असफल हुए थे। तो गुलाब का फूल देने जब आप गए थे ना, तब आप असफल हुए थे। आगे क्या समझ में, तो असफलता से गुलाब एकदम क्लिक कर लेना है, आपको बना लेना है, ठीक है। आगे बात कर ले, तो क्वेश्चन नंबर 46 हमारा हो गया। 47 क्या बोल रहा है, हिम तरंगिनी, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है। तो एक ट्रिक बता रही हूं तुमको, हिम हिम वाला जितना भी चीज दिखेगा ना, हिम लगा हुआ, हिम तरंगिनी, हिम मंदाकिनी, हिम कृष्णा, जो भी हिम लगा वाला जितना भी शब्द दिख गया वो आपका माखनलाल चतुर्वेदी की रचना होगी। बात क्या समझ में आया, एक ट्रिक एकदम बांध करके रख लो, हिम वाले जितने शब्द दिख गए वो किसके होंगे, वो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना होगी। बात आया क्या आपने को समझ में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 ये रहा आपके सामने, निम्न में से पुल्लिंग शब्द की पहचान। तो ट्रिक मैं बता देना लिंग पहचानने का, मेरा, मेरी या फिर अच्छा या अच्छी, ये दोनों लगा करके तुमको देखना है, जो जम रहा है वही तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। अब इस बार आपको बताना है पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द कौन सा ये बताओ। आग, मेरा आग, मेरी आग, ठीक है। मेरा दुख, मेरी दुख। मेरा इज्जत, मेरी इज्जत। मेरा शिकायत, मेरी शिकायत। क्या लग रहा है कौन सा जम जाएगा। तो इसका सही आंसर मैक्सिमम बच्चे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, बी, जो कि बिल्कुल सही है। दुख कैसा हो जाएगा, आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। आगे समझ में। चलिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से लिंग के आधार पर असंगत की पहचान करना है। चलो अब यहाँ पर लिंग के आधार पर ना लिंग मिला करके देखो, 3 लिंग एक होंगे, एक लिंग गलत होगा, ठीक। अब यहाँ पर लिंग के आधार पर जो विषम है वो बताना है, अलग है वो बताना है। तो देखो भूकंप, विसर्जन, स्मारक, अध्यक्ष। अब यहाँ पर लिंग के आधार पर कैसे डिफरेंस हुआ मैडम, ये बहुत लोगों के मन में आएगा। तो बेटा एक बात समझना, अध्यक्ष, अध्यक्ष तो लड़की भी हो सकती है ना, और लड़का भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिंग की पहचान ही कहाँ हो रही है, तो इसी वजह से यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, और यही आपका विषम हो जाएगा। बात आया क्या आपने को समझ में। तो यही चीज अपने को याद रखना है। तो निम्नलिखित में से लिंग के आधार पर असंगत की पहचान हो गई हमारी, क्योंकि अध्यक्ष में तो लिंग ही क्लियर नहीं है ना, लड़की भी अध्यक्ष हो सकती है, लड़का भी अध्यक्ष हो सकता है। ऐसा किसी डिक्शनरी में लिखा है क्या कि सिर्फ लड़का ही अध्यक्ष होगा, नहीं ना। तो इसीलिए ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला जा रहा है, तो ये है आप लोग के लिए बड़ा सा क्वेश्चन मार्क, दिख रहा है क्या। क्यों, क्योंकि इसका आंसर आप लोग को देना है मेरे को यूट्यूब में। आया बात समझ में। क्वेश्चन क्या है ये पढ़ लेती हूं मैं एक बार। देखो, चेहरे पर हवाइयों का उड़ना, चेहरे पर हवाइयों का उड़ना मतलब क्या हो जाएगा, तेजी से चलना ये होगा, घबरा जाना ये होगा, जवाब ना देना या क्रोधित होना। तो इसका जो आंसर है वो जितने 640 बच्चे अभी लास्ट तक मेरे साथ बने हुए हैं, ठीक है, उनको कमेंट करके बताना है यूट्यूब में। तो पूरा 640 का 640 कमेंट मेरे को यूट्यूब में आना चाहिए। आगे क्या बात समझ में, सबको बात क्या ये सुनाई दिया जो मैंने बोला। 640 बच्चे यहाँ पर लाइव देख रहे हैं, पूरा 640 कमेंट मेरे को इसका मिलना चाहिए। ये जो 50 क्वेश्चन नंबर 50 है ना, इसका आंसर आप लोग को यूट्यूब में जाकर के देना है। बात आया क्या समझ में। अभी मैं किसी का आंसर नहीं देख रही हूँ, पूरा 600 का 600 कमेंट यूट्यूब में मुझे देखना चाहिए। और दूसरी बात, जिनको ये क्लास एकदम मजा आ गया, एकदम शानदार जबरदस्त, तो अच्छा लाइक कीजिए, बढ़िया कमेंट कीजिए और बताइए कि आप लोग को क्लास मजा आया कि नहीं आया। आ गया क्या समझ में। तो इसी के साथ हम करते हैं क्लास को ऑफ। तो 2 काम आपको बताया गया, जितने बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं, जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन प्रेस नहीं किया था, जल्दी से लाइक का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद ही क्लास को लेफ्ट करेंगे। दूसरा बात, जो क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर पूछा गया है, इसका आंसर आप सभी बच्चों को यूट्यूब में देना है। यूट्यूब में ही मैं आप लोग के आंसर विजिट करूंगी, और उसके साथ साथ क्लास कैसा लगा ये आप जरूर से बताएं मेरे को कमेंट करके। मिलते हैं इसी के साथ कल की क्लास में। सभी बच्चों को गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, अच्छे से सोइए, मस्त पढ़िए, ठीक है। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। चलिए।